हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 500 महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लासेस चल रही है। तो आज की क्लासेस में हम करने वाले हैं पार्ट 8वें के। 7 क्लासेस हमारी इससे हो चुकी है, तो आज हमारी इसकी 8वीं क्लास है। तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे अभी नहीं आए हैं वो भी आ जाए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप सीरियस नहीं हो, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि मैम किस बोर्ड के लिए है। तो मैं बता दूं कि जहाँ पे भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है उन सभी बोर्ड के लिए ये है, ठीक। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन होता है, मैम इसको तैयार कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, मेरा पीछे का छूट गया है वो कैसे कवर करें। बेटा आपका चाहे पीछे का छूटा हुआ है, ठीक है, आपको सब पढ़ने, ये आप कर सकते हो। देखो, एक टॉपर जो व्यक्ति होता है उसके पास भी वही 24 घंटे का समय है और आपके पास भी वही 24 घंटे का समय है। उस समय को बदलो कि समय को हमें किस तरह यूज करना है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अब बोर्ड एग्जाम पास आ गया है, अब बहुत टाइम नहीं है। अगर थोड़ा बहुत अंदर है कि चलो अभी फरवरी में है, जनवरी में है, तो हम पढ़ाई करते रहेंगे, तो ये चीज जो आपके अंदर की भूल है इस भूल को निकाल दो। बात समझ में आ गई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास की ओर। और ये चीज मैं आपको बता दूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट है, या ये कह लो कि जो हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि बच्चे आप अभी छोटे हो, आपके पास वो नॉलेज नहीं है, ठीक है। किसी की भी क्लासेस होती है, कहीं की भी क्लासेस हो, क्लास के टाइम में तो कम से कम पढ़ लिया करो। ये जो आप लोग बीच में बातें करने लग जाते हो, अच्छा सच में बताओ, ये आप अपने आप को झांक के देखना, अपने आप से देखना कि जो आप किसी की भी क्लासेस चलती है, कोई भी क्लासेस चलती है, और जब आप आधा ध्यान आपका टॉपिक पे रहता है, आधा ध्यान आपकी बात पे रहता है, तो क्या वो टॉपिक क्लियर हो पाती है? क्या वो जो डाउट बनता है वो डाउट क्लियर हो पाता है? नहीं ना। तो 1 घंटे क्लासेस होती है, 1.25 घंटे की होती है, 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी क्लासेस होती है, तो इतना कोशिश क्या करो कि क्लास में पढ़ाई क्या करो। बाकी भाई देखो, मौज मस्ती हर एक, हमें अपने टाइम में हर एक चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। तो पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कर लें, बाकी जो खाली टाइम में से मौज मस्तियाँ कर लें, ताकि मौज मस्ती भी हमारा डिस्टर्ब ना हो और हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। अब सोचो पढ़ाई के टाइम मौज मस्ती करोगे तो वो डिस्टर्ब होगा, और मौज मस्ती के टाइम पढ़ाई करोगे तो वो भी डिस्टर्ब होगा। तो हर एक चीज़ एक रूल वाइज चलो, एक नियम से लेके चलो, ठीक। बात समझ में आ गई? बहुत सारे बच्चों को उबन हो रही होगी, भाई क्लास स्टार्ट करो, क्लास स्टार्ट करो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। घबरा जाते हैं बच्चे, मैम स्टार्ट करो, कब करोगी कब करोगी। चलो बड़ा क्वेश्चन है, जीवाश्म समानता किसमें पाए जाते हैं? जीवाश्म का मतलब समझते हो? तो जो जीवाश्म है ना, जो फॉसिल्स कहते हैं, तो जो फॉसिल्स हैं समानता किसमें पाए जाते हैं? रूपांतरित चट्टान में, अग्नि चट्टान में, छठी चट्टान में, इनमें से सभी। तो बताइए कि रूपांतरित या अग्नि, तलछटी या इनमें से सभी। तो बताइए बच्चा कि जीवाश्म समानता पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाती है? जो जीवाश्म है ये सामान्य रूप से कहाँ पे पाए जाएंगे, इनकी उपस्थिति कहाँ पे होगी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, यानी क, ख, ग, घ। तो बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए होगा कि रूपांतरित चट्टान में जो जीवाश्म समानता पाए जाते हैं, तो ये जो जीवाश्म होते हैं ये रूपांतरित चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है? पक्षी का तथा तितलियों का जो डैना कैसा अंग है? समजात अंग है या असमजात अंग है, अवशेषी अंग है या एटाविस्टिक अंग है? तो ये सभी बच्चे, आप सभी बच्चे आंसर बताओ कि पक्षियों का, किसका बेटा? पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है? ये पक्षी है और ये जो तितली है उसका जो डैना है वो कैसा अंग है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घ की असमजात अंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असमजात अंग है। क्या है? असमजात अंग, यानी पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है? तो पक्षी तथा तितलियों का जो डैना अंग है वो क्या है? असमजात अंग है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, मनुष्य निम्नांकित में से किस आर्डर तथा किस कुल का सदस्य है ना? आर्डर का मतलब समझते हो? गढ़, ठीक है। आर्डर का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको गढ़ कहते हैं, ठीक है। और कुल,
कूल को इंग्लिश में हम कहते हैं फैमिली। भाई एक यहाँ पे हिंदी नेम है और एक फैमिली। फैमिली ना होता भाई किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो। कहीं आप बाहर जाते हो तो आपसे पूछा था बेटा तुम किस फैमिली से हो, है ना, आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसा, आपका कूल कौन सा है ना। ऑर्डर यानी गढ़ क्या है, तो मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। एंथ्रोपोइडी तथा पोगिडी, प्राइमेट्स तथा पोंगिडी, या प्राइमेट्स तथा होमिनिडी, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, प्राइमेट्स तथा होमिनिडे। जो मनुष्य है वो मनुष्य, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी को इसका कुल और आर्डर है। क्या यानी कुल और फैमिली, ये सॉरी कुल या गढ़ या तो फैमिली या ऑर्डर है। ठीक है, तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है। पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है। हम किसे कहते हैं कि इसके अंदर पादप का भी गुण है, और हम किसे कहते हैं इसके अंदर जंतु का भी गुण है। तो बेटा बताइए, वॉलवॉक्स है, कैरा को, इग्लिना को, सभी को। अब एक चीज मैं आप सभी को बता दूं बेटा, ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट भाई प्रेजेंट कहाँ है, मीजोफिल सेल में। क्या है भाई, एक मीजोफिल सेल है, इस मीजोफिल सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है एक लीफ के अंदर है ना, कहाँ है, एक लीफ के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। जब आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखते हो तो आपको थैलेकॉइड ना कुछ इस आकार की, ठीक है, कुछ इस आकार की आपको संरचना मिलती है, और ये एक दूसरे से क्या होती है, बाइंड होती है। तो पादपों, अब यही क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाते हैं। कौन सी क्रिया दर्शाएंगी भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाते हैं। कौन दर्शाता है, ये जो पादप होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाते हैं। तो पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, यानी कि वॉलवॉक्स में, है ना, वॉलवॉक्स जो है वो पादप तथा जंतु, यानी पादप जंतु का मतलब समझते हो कि वो दिन के टाइम में पूरा भोजन बनाएगा। दिन के टाइम में वो सूर्य के प्रकाश में, है ना, जो सूर्य देव है भाई, हमारे जो सूर्य देव हैं उनके लाइट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, वो भोजन बनाएंगे, है ना। ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, और ये क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। किसमें, दिन के टाइम में। और रात के टाइम में क्या करेंगे भाई, लाइट नहीं मिलेगी, भोजन नहीं बनाएंगे, तो दूसरी जीवों पर निर्भर हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा युगलीना। किसको कहते हैं, युगलीना को कहते हैं, क्योंकि जो युगलीना होता है ये पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। क्या है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी है, क्योंकि जो इग्लिना है प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसकी उपस्थिति से ये दिन के टाइम में सूर्य के प्रकाश की वजह से भोजन बनाने की क्रिया को करता है, और रात के टाइम में ये क्या करता है, दूसरे जीवों को मारने का, यानी दूसरे जीवों का भक्षण करता है और दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। ये आप ये बोल सकते हो कि दिन के टाइम में ये स्वपोषी वाला नेचर निभाता है, और रात के टाइम में परपोषी वाला नेचर निभाता है। समझ गए बात। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जो स्पीसीज है पुस्तक है, हाँ, वो किसने लिखी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखी भाई, किसने लिख दी है, बताओ। कौन से वैज्ञानिक इतने महान हैं जिन्होंने लिख दिया। चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने, मिलर ने, डेब्रिज ने। बताइए कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी है, यानी कि क्या, बताओ, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किस वैज्ञानिक ने लिखी है। तो चौथे का, पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवें का करेक्ट आंसर बताओ। चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने, मिलर ने, या डेब्रिज ने, किसने लिखी है। तो बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखी है, चार्ल्स डार्विन जी जो है उन्होंने क्या लिखी है, द ओरिजिन ऑफ, ठीक है, स्पीसीज पुस्तक, है ना। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक कोई लिखा है तो कौन लिखा है, चार्ल्स डार्विन। अब यहाँ पे आपको मिलर दिख रहे हैं, तो मिलर क्या करेंगे भाई, जो स्टेनले मिलर का प्रयोग है ना, वो कौन दिया है, मिलर जी ने दिया है। ठीक, नेक्स्ट, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। आधुनिक मानव, हम क्या है आज के टाइम में भाई, आज के हम क्या है, आधुनिक मानव है। तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है,
बताइए आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है, होमो सोलेनेंसिस है या होमो सैपियंस है? बताइए, ये बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे का रॉन्ग आंसर नहीं जाना चाहिए। तो बताइए आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो हैबिलिस है या होमो इरेक्टस है या होमो सोलेनेंसिस है या होमो सैपियंस है? तो बताइए क्या है? तो बेटा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या होगा? डी, कि होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। और बेटा ये वैज्ञानिक नाम लिखने के कुछ रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं? जैसे जब भी हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो होमो को अलग लिखते हैं, सेपियंस को अलग लिखते हैं। अब अगर हमें इंग्लिश में इसको लिखना हो तो होमो का हम स्टार्ट किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से, और सेपियंस को स्मॉल लेटर से। ठीक है, सेपियंस को क्या करेंगे? स्मॉल लेटर से। होमो को क्या करेंगे? कैपिटल लेटर से। और हमेशा दोनों को अंडरलाइन करते हैं, और दोनों को अंडरलाइन जो करेंगे एक साथ नहीं करेंगे, बल्कि कैसे करेंगे? अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे भाई? अलग अलग उसको अंडरलाइन करने की क्रिया को हम करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? चलो, ऑस्ट्रेलिया की सुसुधानी प्राणियों की अनुकूली विकर्ण इनमें से किसका उदाहरण है? ऑस्ट्रेलिया के सुसुधानी प्राणियों के अनुकूली विकर्ण इनमें से किसका उदाहरण है? अपसारी क्रम विकास का, अभिसारी क्रम विकास का, सलंटेंसन का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अपसारी क्रम विकास का है, अभिसारी क्रम विकास का है, सलंटेंसन का है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑस्ट्रेलिया के शिशुधान्य प्राणियों के अनुकूली विकर्ण इनमें से किसका उदाहरण है? तो सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7वें का करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बेटा मैं आपको बता दूं कि 7वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिसारी का क्रम विकास। यानी ऑस्ट्रेलिया के जो शिशुधानी है, तो शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकर्ण इनमें से है, तो वो क्या है? अभिसारी क्रम विकास। क्या है? अभिसारी क्रम विकास को हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकर्ण। क्या है? अनुकूली विकर्ण है। नेक्स्ट, डार्विन फिंचेस इनमें से किसका उदाहरण है? डार्विन फिंचेस इनमें से किसका उदाहरण है? संयोजन कड़ी का, अनुकूली विकर्ण का, अभिसारी क्रम विकास का, या औद्योगिक मेलिज्म का, या औद्योगिक मेलेनिज्म का? तो बताइए संयोजन कड़ी है, अनुकूली विकर्ण है, अभिसारी क्रम विकास है, या औद्योगिक मेलेनिज्म है? किसका है ये डार्विन फिंचेस? इनमें से किसका उदाहरण है? क, ख, ग या घ, या ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बताइए किसका है? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बेटा मैं आप सभी को बता दूं कि जो 8वें का करेक्ट आंसर है वो क्या है? ख। यानी जितने भी बच्चे ने ख करेक्ट चूज किया है बिल्कुल सही है कि अनुकूली विकर्ण का। किसका है? अनुकूली विकर्ण का है। इतना ध्यान देना, डार्विन फिंचेस इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये जो डार्विन फिंचेस है इनमें से अगर कोई भी उदाहरण है तो वो किसका है? अनुकूली विकर्ण का है। किसका है? अनुकूली विकर्ण का। समझ गए? समझ गए? चलो अब एक चीज और भी बता दो भाई, चल रही हूं तो बताने, लेकिन बच्चे के दिल की धड़कन बढ़ जाएगी जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक खुशखबरी है भाई आप सभी के लिए कि यहाँ पे एक नई बैच स्टार्ट होने वाली है ना? यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग एक हफ्ते के अंदर ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, या 1-2 दिन। ठीक, तो वे सभी बच्चे, ठीक है, जिन्होंने एकदम तैयारी, तो देखो पढ़ते सब है ना, पढ़ने सब जाते हैं, पढ़ते भी सब है, और पढ़ने के लिए सिलेबस भी सेम होता है, अलग नहीं होते। नहीं कि अलग अलग बच्चों के लिए, जो बच्चा टॉप करता है उसके लिए अलग सिलेबस होते हैं, और जो हमारा नंबर कम आता है हमारे लिए अलग सिलेबस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, सभी के लिए बच्चा सिलेबस तो सेम होता है। तो मैं उन सभी बच्चे को बता दूं कि यहाँ पे एक न्यू बैच स्टार्ट कर दी गई है। वो क्या है भाई? वरदान 3.0 बैच। और ये वरदान 3.0 बैच बेटा आपके लिए क्या होगी? एक वरदान साबित होगी। क्या होगी? एक वरदान साबित होगी। हाँ, लेकिन आप जो आपसे बताया जाएगा आप कर लोगे तब, है ना? जो आपसे बताया जाएगा वो आप कर लोगे तो पक्का वरदान साबित होगी। ठीक है, अब इस बैच में बेटा जो आपके लक्ष्य है ना, देखो आप अपने लाइफ में तभी सक्सेस हो पाओगे जब आप किसी भी कार्य को करने के लिए लक्ष्य को बनाओगे।
अगर आपका लक्ष्य मजबूत है तो वो आपको सक्सेस होने से, सफलता पाने से उसको आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या है, दिया क्या जा रहा है, चैप्टर 1 से आपकी पूरी तैयारी है। ये नहीं कि भाई अभी से बैच स्टार्ट कर दी गई है तो आपकी जो तैयारी है वो क्या पता शॉर्ट कर दिया जाए। नहीं बेटा, ये क्रैश कोर्स तो जरूर है, लेकिन इसमें आपकी जो तैयारी है वो चैप्टर 1 से करवाई जाएगी। यानी एक एक क्वेश्चन, चाहे 1 नंबर का भी क्वेश्चन आपसे नहीं छोड़ा जाएगा, जहां पे चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में आने की और जो आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा आपका 1 शॉट रिवीजन विथ माइंड मैप। क्या दिया जाएगा भाई, 1 शॉट रिवीजन विथ माइंड मैप, डेली लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस, क्लास नोट PDF, ऑनलाइन वीकली टेस्ट और स्टडी मटेरियल यानी बुकलेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ बेटा कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल का पेपर और सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा, है ना। यानी कि आपके 12th में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। तो जो भी बच्चा इच्छुक है आज वो अल्फा इंस्टीट्यूट पे आपको डाउनलोड करे और डाउनलोड करके इस बैच से ज्वाइन होके अपनी भी तैयारी को बेहतरीन बना सके। ठीक है, और एक कुछ बच्चे होंगे भाई बोलेंगे मैम हमारा तो पढ़ लिए, हमारा तो कंप्लीट हो चुका है, तो उन बच्चों के लिए रिवीजन हो जाएगा। जितना रिवीजन तुम क्लास में टीचर के सामने कर सकते हो, टीचर के साथ साथ कर सकते हो, उतना रिवीजन आप खुद भी नहीं कर सकते। करोगे, मैं नहीं करती, देखो सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है, लेकिन वो आप एक रूल में नहीं रहोगे और क्लास में आके करोगे तो आपको ये बंधा रहेगा नहीं भाई 1 घंटे क्लास चलेगी तो 1 घंटे मेरे को पढ़नी है। एक सीरियस एक रूल होता है। ठीक है, अब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो 93057713 और 75 इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके भी आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसमें भाई आपको कितने लोग तैयार पढ़ाएंगे, ये इतनी सर मैम आप सभी को पढ़ाएंगे, है ना। यानी कि आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, कितने सब्जेक्ट है भाई आपके, आपके कितने सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, है ना, हिंदी हो गया, ठीक, बायोलॉजी, मैथ, 5 सब्जेक्ट हो गए। और 5 सब्जेक्ट के लिए आपको कितने टीचर्स दिख रहे हैं, आपके सामने 10 टीचर हैं। बताओ, किसी स्कूल में जाओगे तो आपको 10 टीचर पढ़ाएंगे, या किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 टीचर मिलेंगे, मिलना मुश्किल है, या कहीं पे भी जाओगे तो आपको मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो अगर इतने लोग आपके लिए मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि आप भी उनके साथ मेहनत करो, क्योंकि ये खुद के लिए नहीं करेंगे, है ना। ये जो मेहनत करेंगे ये खुद के लिए नहीं करेंगे, आपके फ्यूचर के लिए करेंगे, आपके लिए करेंगे। तो आपका काम है बातों को मानना, जैसे ये पढ़ाएंगे वैसे पढ़ना और जो जो बोलेंगे वो करना। ठीक, तो कौन बच्चा आ रहा है भाई क्लास में, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि नहीं हम भी 95+ लाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट पे फीस नहीं, नॉर्मल सी फीस है, आप दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करोगे तो दे सकते हो। होता ना भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डर की कभी नौका पार नहीं होती, तो आप कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की जो है दिल की धड़कन अभी और धड़क रही होगी, मैम आगे चलो पता है, आगे चलो पता है। तो भाई उन सभी बच्चों के पास से सूचना पहुंचाना है जिनको लगता है कि नहीं हमें कोई ना कोई कारण है ना, कुछ भी भाई प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, कुछ भी तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उन सभी बच्चे की प्रॉब्लम दूर हो सके। ठीक, चलिए, इनमें से कौन अवशोषी अंग का उदाहरण नहीं है, अनुत्तरिक नहीं है, वर्मी फार्म नहीं है, ठीक है, वर्मी फार अपेंडिडक्स नहीं है, निमेशक पटल नहीं है, आंख की अपर्याप्तता नहीं है। तो इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन ऐसा है जो अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है, बेटा बताइए इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटा 9वीं का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ख होगा कि वर्मी फार्म और अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म और अपेंडिक्स जो है ये इनमें से किसका उदाहरण नहीं है, अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा समजाति संरचना नहीं है, इनमें से कौन सा समजाति संरचना नहीं है। समजाति का मतलब भाई समान जाति की संरचना नहीं है। व्हेल, चमगादड़, चीता एवं मानव के अग्रपद की अस्थियां, या बोगनविलिया एवं
क्यूकबिर्टा के कांटे के प्रताने, या कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क, या पेंगुइन एवं डॉल्फिन के पक्ष। तो बताइए 10वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन समजाति संरचना नहीं है? समजाति संरचना कौन से नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा कि कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क जो है वो समजाति संरचना नहीं है। क्या है? कशेरुकी हृदय एवं जो ब्रेन है यानी मस्तिष्क है वो क्या है? समजाति संरचना की श्रेणी में नहीं है। अगला, एस.एल. मिलर। एस.एल. मिलर, स्टैनले मिलर जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई? स्टैनले मिलर, है ना? तो एस.एल. मिलर, ठीक है, एस.एल. मिलर किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, विकास के उपयोग एवं अनुप्रयोग के सिद्धांत से, नव डार्विनवाद से, या नव लैमार्कवाद से। तो बताइए एस.एल. मिलर या स्टैनले मिलर जी हैं वो किससे संबंधित है? तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अब ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे बिल्कुल सही सही बताओ कि एस.एल. मिलर यानी किससे संबंधित है? तो बेटा जो एस.एल. मिलर है वो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है कि ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन, है ना? जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन से संबंधित अगर कोई है तो कौन है? स्टैनले मिलर जी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? क। क्योंकि भाई स्टैनले मिलर जी ने क्या किया था? एक फ्लास्क में उन्होंने क्या ले लिया भाई? एक फ्लास्क ले लिया और इसी फ्लास्क में बता दिया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना? एक लैब में ही छोटे से फ्लास्क में ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, जीवन की उत्पत्ति ये ऐसे न ऐसे हुई है ना? यानी कि कार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थों से ही जो जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन हुआ है। ठीक, समझ आ गई? अगला, ड्रायोफिटिक्स इनमें से किसके अधिक समान थे? जो ड्रायोफिटिक्स थे इनमें से किसके अधिक समान थे? एप के, ठीक है, गोरिल्ला के, चिंपांजी के, मनुष्य के। तो बताइए 12 का आंसर। एप्स के, ठीक है, ऐप के, या गोरिल्ला के, या चिंपांजी के, मनुष्य के। तो किसके होंगे भाई? ऐप के। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का। अगला, कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? देखो, कार्बनिक विकास या जैविक विकास, देखो कार्बनिक विकास को हम जैविक विकास भी कह सकते हैं। तो कार्बनिक विकास या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था और इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ए.आई. ओपेरिन तथा जेबीएस के द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा, आर्हेनियस द्वारा, या बापिटस्ट लैमार्क द्वारा। तो बताइए 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी यानी क, ख, ग, घ। क्या होगा? क, ख, ग, घ। तो क्या होगा भाई? क्या होगा? 13 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा क, यानी कि ए.आई. ओपेरिन तथा जेबीएस ने। ठीक है, ए.आई. ओपेरिन तथा जेबीएस ने। ठीक, नेक्स्ट, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नई जातियों का, है ना? नई, न्यू प्रजातियां, ठीक है, न्यू प्रजातियां को क्या करना है? निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, प्रतियोगिता है, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन है, विलगन है, निरंतर है, या विविधता है। तो बताइए 14 का क्या होगा? 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है भाई? तो जितने बच्चे अगर एप्लीकेशन पे पढ़ रहे होंगे उनको मैं बता चुकी हूँ, जो आपका भाई जो चैप्टर चल रहा है जैव विविधता संरक्षण वाला, उनमें अभी हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि जो अब जीवन की उत्पत्ति है ना, जो कोई भी नई जाति का जो निर्माण हो रहा है वो म्यूटेशन से हो रहा है। क्या देखो उत्परिवर्तन को, तो बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ख। अब इसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। देखो म्यूटेशन, ये थोड़ा सा समझ लो, ये जरूरी है समझना। म्यूटेशन देखो, ये म्यूटेशन है। ये म्यूटेशन हमने किसको बोला? इस उत्परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। तो ये म्यूटेशन जो है ये किस में हो सकता है? ये जीन में भी हो सकता है, ठीक है, डीएनए में भी होता है और गुणसूत्र में भी हो सकता है।
ठीक है, अगर गुणसूत्रों में म्यूटेशन हो गया, जीन में म्यूटेशन हो गया या डीएनए में म्यूटेशन हो गया तो ये भाई क्या होगा, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन होगा। कैसे होता है, अगर हम म्यूटेशन को देखे थे तो म्यूटेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है गुणसूत्री, क्या होता है, एक होता है भाई गुणसूत्री म्यूटेशन, ठीक है, गुणसूत्री म्यूटेशन, ठीक, और दूसरा है जीन म्यूटेशन। क्या है, जीन म्यूटेशन। वह गुणसूत्री म्यूटेशन में हमने दो चीजें देखी थी। आप सभी को पता है कि गुणसूत्री म्यूटेशन में दो चीजें आती हैं, एक आता है संख्यात्मक, संख्यात्मक, ठीक है, संख्यात्मक गुणसूत्री म्यूटेशन, और दूसरा आता है संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक गुणसूत्री, ठीक है, म्यूटेशन। एक संख्यात्मक एक संरचनात्मक। संख्यात्मक में क्या होता है, अगर एक सेट है, अगर एक सेट है उसमें संख्या बढ़ गई, एक सेट में संख्या बढ़ गई, या एक सेट है उसमें संख्या, गुणसूत्रों का एक सेट है उसमें संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर कम हो जाती है तो उसको हम अगुणिता कहते हैं, अगर बढ़ जाती है तो उसको हम बहुगुणिता कहते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर मान लो किसी भी मानों में, जैसे हम क्या देखते हैं, मानों में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी 47 है, सॉरी 46 है। अब आप सुनो, अब 46 है और इस 46 में एक की बढ़ोतरी हो जाएगी 47। मानो ये कपल्स थे जिन्होंने 23 अपने क्रोमोसोम को दिया, ठीक है। अब किसी न किसी कारणवश या तो महिला में या तो पुरुष में एक क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो गई, जब सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया हुई तो ये बच्चे में कितना आ गया, 47 आ गया। ये 47 वाला जो बच्चा बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। तो बताओ इस बच्चे का कोई फ्यूचर बचता है, इस बच्चे का कोई भी किसी भी प्रकार का फ्यूचर बचता नहीं बचता है। ये लगभग 14, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में इसकी डेथ हो जाती है। ये मंद बुद्धि का होता है, इनका विकास अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। इसी तरह कभी कभी हम देखते हैं कि अगर मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी भाई 46 है, तो ये मेल या फीमेल में एक की क्या हो गई, कमी हो गई, यानी 45 हो गई, तो टर्नर सिंड्रोम से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। तो ये क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, चेंज हुआ। इसी तरह बेटा जब हम जीन का देखते हैं तो जीन में हम 2 से 3 चीजें देखते हैं। एक बिंदु होता है, नहीं क्या होता है, बिंदु यानी पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा है ग्रॉस म्यूटेशन, ठीक है, ग्रॉस म्यूटेशन, और थर्ड हमारा है फ्रेम शिफ्ट, है ना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब हमने बिंदु म्यूटेशन में क्या देखा था, इनमें बिंदु म्यूटेशन में विस्थापन, है ना, निवेशन विलोपन होता है। विस्थापन में क्या होता है, जो सेट होते हैं, है ना, जो एडेनिन ग्वानिन है, मानो यहाँ पे एडेनिन ग्वानिन के सेट है, ये भाई क्या है हमारा 3' है, ये 5' है, यहाँ पे 5' है, ये 3' है। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ। तो यहाँ से थाइमिन किससे, एडेनिन से, और यहाँ से जो साइटोसिन होगा वो ग्वानिन से जुड़ता है। ये नाइट्रोजनी बेस होते हैं। तो विस्थापन में बिंदु सरावण पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, ये बदली हो जाती है, ये यहाँ से उठ के यहाँ गए, ये यहाँ से उठ के यहाँ गए, या यहाँ से उठ के यहाँ गए, तो ये बदला हुई, है ना, म्यूटेशन हुआ, ठीक। तो ये बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं, म्यूटेशन के बहुत सारे रीजन होते हैं। तो नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक अगर कोई है तो वो क्या है, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन है, ठीक है। चलो अगला देखो, एकेडेना है, योजक कड़ी, अवशेषी अंग, विलुप्त कड़ी, इनमें से कोई नहीं। बताइए एकेडेना है, एकेडेना है क्या है, योजक कड़ी है, अवशेषी अंग है, विलुप्त है, या इनमें से कोई नहीं। 15 का करेक्ट आंसर बताओ। तो जो एकेडेना होता है ये योजक कड़ी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का क। सीनोजोइक युग जाना जाता है, सीनोजोइक युग जाना जाता है। स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल, उभयचरों तथा लाइकोपोड्स का काल, स्तनधारियों तथा सरीसृपों का काल, सरीसृपों तथा अनावृत बीजों का काल। तो सीनोजोइक युग जो होता है वो जाना जाता है, किससे जाना जाता है भाई, सीनोजोइक युग जाना जाता है। ये जो सीनोजोइक युग है वो किसके वजह से जाना जाता है, स्तनधारी तथा आधुनिक वनस्पति का काल, उभयचरों तथा लाइकोपोडस का काल, स्तनधारी तथा सरीसृप का काल, या सरीसृप तथा अनावृत बीजों का काल। तो बताइए किसके वजह से ये जाना जाता है। बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क कि स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल जो है वो सीनोजोइक युग जाना जाता है। सीनोजोइक युग अगर जाना जाता है तो क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क कि स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल।
ठीक है। स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल ही सिनोजोइक युग के नाम से जाना जाता है। अगला, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य के विकास की जो आयु है वो किसके द्वारा मापी जाती है? पराबैंगनी विकिरण द्वारा, कार्बन दिनांकन या कार्बन डेटिंग द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, या रेडियोधर्मी दिनांकन या रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा। तो मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है बताइए? एक मनुष्य है और उस मनुष्य के विकास की अगर आयु को हमें मापना है तो वो आयु हम किसके द्वारा मापेंगे? तो मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है भाई बताइए? बताइए, मनुष्य के विकास की जब आयु को आपको ज्ञात करना होगा तो उस मनुष्य के विकास की आयु को आप किसके द्वारा ज्ञात करोगे? कौन सा एक माध्यम होगा जिसके द्वारा आप इसको ज्ञात करोगे? तो बताइए भाई, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? पराबैंगनी विकिरण के द्वारा, कार्बन दिनांकन या कार्बन डेटिंग के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रेडियो दिनांकन या रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा। तो यहाँ पे 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा घ कि रेडियोधर्मी दिनांकन या रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? रेडियोधर्मी दिनांकन या रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा, यानी कि करेक्ट आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? घ। अगला, डायनासोर है जीवित सरीसृप, विलुप्त सरीसृप, आदिम सरीसृप, विलुप्त उभयचर। बताइए, डायनासोर है जीवित सरीसृप है ना, या विलुप्त सरीसृप है, या आदिम सरीसृप है, या चौथा? तो बताइए 17 का 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डायनासोर है। डायनासोर है क्या है? जीवित सरीसृप है, विलुप्त है, या आदिम है, या विलुप्त उभयचर है? क्या है? क्या है बेटा? क्या है? बताइए बताइए। डायनासोर ये जो है क्या है? डायनासोर को हम क्या कहते हैं? तो 8वीं का होगा वो क्या होगा? होगा कि विलुप्त सरीसृप। क्या है? जो डायनासोर होते हैं वो क्या है? विलुप्त सरीसृप है। क्या है? विलुप्त सरीसृप के श्रेणी में आते हैं, यानी कि भाई विलुप्त हो चुके हैं, है ना। विलुप्त का मतलब क्या होता है भाई? विलुप्त प्राणियों को, है ना, जो विलुप्त प्राणी हो गए हैं उनको किस में हम रखते हैं? रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक में इसमें हम उन जीवों को रखते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं या जो विलुप्त होने के कगार पे। क्या है? जो विलुप्त होने के कगार पे। तो क्या मानव भी विलुप्त होने के कगार पे है? बताओ, क्या मानव भी विलुप्त होने के कगार पे? बताओ भाई बताओ। तो अगला, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। जो मनुष्य के हाथ हैं वो चमगादड़ के पंख तथा जो व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। अवशेषी अंग है, असमजात अंग है, विकासवादी अंग है, या समजात अंग है? तो बताइए क्या है? मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के जो पंख है तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं, ये अवशेषी अंग को अभिव्यक्त करते हैं, समजात अंग को अभिव्यक्त करते हैं, विकासवादी को करते हैं, या समजात अंग को करते हैं? तो बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा घ होगा कि समजात अंग। क्या होगा? समजात अंग को क्या करते हैं भाई? ये अभिव्यक्त करते हैं, यानी मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अगर कुछ अभिव्यक्त करता है तो ये समजात अंग को अभिव्यक्त करता है। किसको करेगा? समजात अंग को अभिव्यक्त करता है। अगला, एडिना है योजक कड़ी। ये तो वही आ गई बात ना भाई, वही आ गई आगे, ठीक है चलो। ये एडिना है योजक अवशेषित भाई, तो एडिना में क्या है? योजक कड़ी ही है। ठीक, चलो अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन, अभी कुछ क्वेश्चन के आंसर आप दिखाओगे। अब आप बोलोगे मैम इतने सारे क्वेश्चन। बेटा इतने सारे क्वेश्चन आपको खुशी होनी चाहिए कि आप एक क्लास में आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख ले रहे हो कि जिसके कहीं से भी उठ जाने के, कहीं से भी आ जाने के चांसेस हैं, तो ये हमें पता रहेगा। इतनी सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में एग्जाम में आते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लेंगे? कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन कुछ आपसे होमवर्क के तौर पर है। डोडो क्या है ना? डोडो क्या है?
तो डोडो में क्या है भाई, विलुप्त प्रजाति है या संकटग्रस्त प्रजाति है या आपत्ति प्रजाति है या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताने हैं। इसके बाद क्या आता है, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं, ये तो वही बात होगी। अच्छा चलो ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क दूंगी, वो आपके करके आने हैं। ठीक है भाई, तो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे है, और वो होमवर्क के तौर पे जो क्वेश्चन है वो आपको करके आने हैं। मैं अभी दूंगी भाई कौन कौन से क्वेश्चन आपको खुद से करके आने हैं, क्योंकि आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने हैं। खुद के प्रैक्टिस करना वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, वो असल ही मायने होता है भाई, खुद की जो मेहनत होती है। ठीक, चलो अब बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने क्या देखना है, देखो, लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद में अंतर करें। ये जो लैमार्कवाद है और डार्विनवाद है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो लैमार्कवाद और डार्विनवाद में क्या करने भाई, अंतर को दर्शाने हैं कि लैमार्कवाद में और डार्विनवाद में क्या अंतर होते हैं। तो भाई लैमार्कवाद और डार्विनवाद में कितने बच्चे को अंतर पता है। ठीक है, चलो देखो, तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे, एक साइड लिखोगे लैमार्कवाद और दूसरे साइड लिखोगे डार्विनवाद। लैमार्कवाद में क्या लिखोगे, इस मत के अनुसार प्रत्येक जीव में आंतरिक शक्ति वृद्धि के लिए होता है। डार्विन लैमार्कवाद के अनुसार क्या बोला गया है, मतलब लैमार्क जी ने क्या बोला कि प्रत्येक जीव में जो आंतरिक शक्ति है, क्या आपके अंदर आंतरिक शक्ति है, कितने भी बच्चों के अंदर, कितने सारे बच्चों के अंदर भाई आंतरिक शक्ति है, बताओ बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर आंतरिक शक्ति है। तो लैमार्क जी ने क्या बोला, इस मत के अनुसार प्रत्येक जीव में आंतरिक शक्ति वृद्धि के लिए होता है। ठीक है, जो आंतरिक शक्ति है, जो इंटरनल पावर है भाई हमारे अंदर, है ना, शक्ति से मारेंगे उड़ा देंगे। ठीक, तो जो इंटरनल पावर हमारे अंदर है वो किसके लिए, वृद्धि यानी कि ग्रोथ के लिए। ये किसके अनुसार है भाई, किसने बोला, ये लैमार्क जी ने बोला। लेकिन डार्विनवाद, ये जो डार्विन जी थे, तो इस मत से में ऐसा नहीं है। लेकिन डार्विन जी ने क्या बोला कि अगर भाई किसी भी जीव के अंदर जो आंतरिक शक्ति है वो वृद्धि के लिए नहीं होता। लेकिन लैमार्क जी ने क्या बोला कि अगर कोई भी ऐसा जीव है तो उनके अनुसार प्रत्येक जीव में जो आंतरिक शक्ति होती है वो आंतरिक शक्ति किसके लिए होती है, वृद्धि के लिए होता है। लेकिन डार्विन जी के साथ ऐसा उन्होंने बोला, इस मत में ऐसा नहीं है कि प्रत्येक जीव के अंदर जो आंतरिक शक्ति है वो ग्रोथ के लिए। ठीक, सेकेंड में उन्होंने क्या बोला, यह यूज एंड डिस्कस ऑफ ऑर्गन्स को समर्थन देता है। जो लैमार्कवाद है ना, जो लैमार्क, ठीक है यहाँ पे लैमार्क है, तो जो लैमार्कवाद है वो क्या करते भाई, यूज को यानी उपयोग को और डिस्कस को, ठीक है, यूज एंड डिस्कस ऑफ ऑर्गन को समर्थन देते हैं। लेकिन इस मत के अनुसार अंग का विकास सतत विभिन्नता पर आधारित है। लेकिन डार्विनवाद के अनुसार क्या है कि इस मत के अनुसार जो अंग का विकास है, जो अंगों का विकास हुआ है वो सतत विभिन्नता पर आधारित है। किससे है भाई, सतत विभिन्नता पे आधारित होते हैं। क्या होंगे, सतत विभिन्नता पे आधारित है। अगला, यह अस्तित्व के लिए संघर्ष को नहीं है, यह अस्तित्व के लिए संघर्ष को नहीं है और यह अस्तित्व के लिए संघर्ष पर आधारित मत है। यानी जो लैमार्कवाद है वो अस्तित्व के लिए संघर्ष को नहीं मानते, है ना, या संघर्ष पे आधारित नहीं है। लेकिन जो डार्विनवाद है यह अस्तित्व के लिए संघर्ष पर आधारित मत है। क्या है, अस्तित्व के लिए क्या होंगे, संघर्ष पे आधारित मत होते हैं। बात समझ में आ गई। आगे अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट द्वारा प्राकृतिक वर्ण की विवेचना करें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट द्वारा प्राकृतिक वर्ण की विवेचना करें। अब इसके द्वारा आपको क्या करने हैं, प्राकृतिक वर्ण की विवेचना करें। तो मैं वापस से बता देना चाहती हूँ, आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, आप बिहार के हो, एमपी के हो या राजस्थान के हो या यूपी के हो या झारखंड के हो, है ना, या एमपी के हो, कहीं के भी हो, कहीं कोई भी आपका बोर्ड है, उन सभी बोर्ड के बच्चों के लिए ये है। ठीक,
तो इस मत के मुताबिक वैसे जीव ही अस्तित्व में बने रहेंगे जो उसके योग्य होंगे, अर्थात जिसमें आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन परिवर्तन होते रहेंगे। और मूल रूप से इसे हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये कौन दिया था भाई? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। और इनके अनुसार क्या है कि वैसे जीव अस्तित्व में रहेंगे, ठीक है, वैसे जीव ही हमारे अस्तित्व में, यानी ऐसे ही जीव का अस्तित्व बना रहेगा और उसके योग्य, अर्थात जिसका आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन परिवर्तित होते रहेंगे। यानी कि ऐसे ही जीव का अस्तित्व बना रहेगा जिसका क्या होता रहेगा? परिवर्तन होता रहेगा। क्योंकि जिसमें अडाप्टेशन ना होगा, जिसमें अनुकूलता नहीं होगा, तो उसका अस्तित्व कोई भी नहीं रह सकता। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, मानव की बात करें भाई, अगर मानव रिप्रोडक्शन की क्रिया ना करे या जितने भी जीव है वो रिप्रोडक्शन की क्रिया को ना दर्शाएं, तो क्या मानव जाति का या किसी भी जीव की जाति का अस्तित्व संभव है? नहीं है। अगर बेटा कोई भी जो जाति विलुप्त हुई, कभी आपने सोचा जो जातियां विलुप्त हो गई है ना, जो पहले धरती पे थी, है ना, पहले हमारी पृथ्वी पे थी, लेकिन आज वो विलुप्त हो गई, यानी आज वो नहीं है, तो ये रीजन क्या है विलुप्त होने का? ये नहीं होने का रीजन क्या है? तो ये रीजन है भाई क्या, कि उनमें अनुकूलन नहीं हुआ, वो मौसम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पाई, उनमें इनके अंदर अडाप्टेशन नहीं हो पाया, अडाप्टेशन नहीं हो पाया तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकी। जब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकी तो उनकी जो जाति का अस्तित्व है धीरे धीरे वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक, परंतु बाद में डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण के मत के अनुसार दे दिया। ठीक है, ठीक है, मत के अनुसार दर्शाया। परंतु डार्विनवाद ने क्या किया कि इसे प्राकृतिक वर्ण के अनुसार इसको दर्शा दिया। हालांकि बाद में यह कहा गया कि सिर्फ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ही काफी नहीं है, बल्कि जीवों को इसके अनुकूल अपने आप में कई परिवर्तन या बदलाव लाने होंगे ताकि वे नए वातावरण के अनुसार, ठीक है, वातावरण के अनुकूल हो सके। यानी कि देखो क्या हुआ था कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, ये किसके अनुसार था भाई? ये किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। और देने का उद्देश्य था कि उनके अंदर अडॉप्टेशन होनी जरूरी है। जब तक अडॉप्टेशन नहीं होगा ना, जब तक क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये भी काफी नहीं था, बाद में ये सर्वाइवल इफेक्ट ही काफी नहीं है, बल्कि जीवों को उसके अनुकूल और अपने आप में कई परिवर्तन या बदलाव लाने होंगे ताकि वे नए वातावरण के लिए अनुकूल हो सके। ठीक, जब अनुकूल हो सकेंगे तो उनकी जो जाति का अस्तित्व है वो क्या होगा? बना रहेगा। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत की खामियों का जिक्र करें। जो प्राकृतिक वर्ण है और उस सिद्धांत की जो खामियां हैं, उस खामियों का क्या करें भाई? जिक्र करें। तो प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत की खामियों का जिक्र करें। क्या खामियां हैं? जो नेचुरल प्राकृतिक वर्ण है उसकी खामियों को आपको क्या करने भाई? जिक्र करने हैं। तो बताइए क्या इसके जिक्र हैं? क्या जिक्र है? प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत की खामियों का जिक्र करें। तो क्या खामियां है भाई? कौन सी ऐसी खामियां हैं? तो देखो, कुछ प्रमुख खामियां प्राकृतिक वर्ण की निम्नलिखित है। कुछ जो प्रमुख खामियां हैं वो प्राकृतिक वर्ण की क्या है? निम्नलिखित है। कैसे है? छोटी छोटी भिन्नताएं जो लाभकारी नहीं होते, वे पीढ़ी, ठीक है, वे पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, वे पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते। देखो जो छोटी छोटी भिन्नताएं हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी वेरिएशन है, जो भिन्नताएं हैं, वो लाभकारी नहीं होते, है ना, वो यानी लाभकारी नहीं होते, लेकिन फिर भी वे पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते। ये इसकी खामियां है। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत की खामियों का जिक्र करें तो भाई प्राकृतिक वर्ण की बात क्या बात है कि भाई जो भिन्नताएं हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी तो जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी भिन्नताएं हैं जो लाभकारी नहीं होती, है ना, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगी और उस पीढ़ी के लिए वो लाभकारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? जाते रहते हैं। तो ये खामियां हैं। हाथी के दंत, हिरण का एंटलर्स जैसे अति विकसित अंग भी पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, जिनकी कोई उपयोगिता वैसे जीवों में नहीं होती। अब हाथी के दंत, भाई जो आगे का जो दंत है उसका कोई यूज है? तो हाथी का दंत हो गया, हिरण का एंटलर्स हो गया, और जैसे अति विकसित अंग भी पीढ़ी दर पीढ़ी, अति विकसित, है ना, अति विकसित अंग भी पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, जिनकी कोई उपयोगिता वैसे जीवों में नहीं होती है। तो ये बहुत सारी इसकी क्या है? खामियां है।
बहुत से अवशेषी अंग को अनुपस्थित हो जाना चाहिए जिसकी कोई जरूरत जीवों को नहीं होती। इसके साथ साथ बहुत से जो अवशेषी अंग भाई उनको अनुपस्थित ही हो जाना चाहिए जिनको जरूरत क्या होनी की जरूरत जीवों को नहीं होती। जैसे हम मानव की बात करते हैं, जो मानव है, आज के मानव है, उनके पास पूंछ की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पहले का मानव था उसके पास पूंछ था, वो पूंछों की के सहायता से बड़ी सारे कार्य को करता था। लेकिन जब वो यूज में नहीं आया तो धीरे धीरे पूंछ समाप्त होने लगी। लेकिन उसका प्रमाण एविडेंस हमें मिलता है कि भाई जो हमारा ये जो पीछे वाला हिस्सा खत्म होता है तो जो कमर वाला है ना, वहां पे एक जो निशान होता है उसको हम कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे लास्ट में समाप्त होती है, वहां पे हमारा ये प्रमाण एविडेंस है कि यहाँ पे हमारे पास भी क्या थी, पूंछ थी। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। अगला, प्राकृतिकरण के अस्थायीकरण पर नोट लिखे। अब ये जो प्राकृतिकरण है उसके अस्थायीकरण पे नोट लिखे कि प्राकृतिकरण के अस्थायीकरण पर नोट लिखे। ठीक है, तो इस तरह के वर्ण में प्राकृतिक द्वारा एक औसत समष्टि वाले जीवों का ही चयन किया जाता है। इस तरह के वर्ण में प्राकृतिक द्वारा एक औसत समष्टि वाले जीवों का ही क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, और यह विभिन्नताओं को घटाता है। देखो, इस तरह के वर्ण में, यानी जो प्राकृतिक वर्ण है, तो प्राकृतिक वर्ण में, ठीक है, प्राकृतिक वर्ण में नेचुरल द्वारा एक औसतन समष्टि, समष्टि का मतलब समझते हो, जहां पे बहुत ज्यादा क्या है, जातियों का समूह है ना, तो वो जातियों की समूह को हम पॉपुलेशन कहते हैं, समष्टि। तो समष्टि वाले जीवों का ही चयन किया जाता है और यह भिन्नताओं को घटाता है। ये क्या करता है, भिन्नताओं को घटाता है तथा विकासी बदलाव को बदल नहीं देता, लेकिन यह पीढ़ी दर पीढ़ी औसत मान को बनाए रखता है। देखो, लेकिन ये घटाता तो जरूर है, लेकिन ये विकासी बदलाव को बदल नहीं देता है, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, औसत मान को बनाए रखता है। यदि इस ग्राफिक प्रदर्शन, ठीक है, यदि इस ग्राफिक प्रदर्शन द्वारा दर्शाया जाए तो, ठीक है, यदि इसे ग्राफीय, ठीक है, ग्राफिक प्रदर्शन द्वारा दर्शाया जाए तो इसका घंटी नुमा, ठीक है, घंटी नुमा यानी कर्व बनता है, और यह सभी समष्टियों में होता है तथा अत्यधिक विशिष्ट, अत्यधिक क्या है, विशिष्ट या अति न्यून गुणों को विलोपित करता है। तो ये है आपके प्राकृतिक वर्ण के अस्थायीकरण पर नोट, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राकृतिकरण के अस्थायीकरण पे आप नोट लिखिए कि प्राकृतिकरण का अस्थायीकरण पे नोट क्या होते हैं ना, टिप्पणी क्या होती है। बहुत सारे ऐसे चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, चलो अगला, एटाविज्म क्या है उसके उदाहरण दे। एटाविज्म क्या है और इसके उदाहरण दे। तो देखो, एटाविज्म में कुछ गुण अकस्मात प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, एटाविज्म में क्या होते हैं, जो कुछ गुण होते हैं वो अकस्मात, है ना, जल्दी से क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, जो अपने नजदीकी पूर्वज में गायब हो गए थे परंतु कभी दूर के पूर्वजों में मौजूद रहे हों। जैसे मनुष्य में गतिमान पिन्ना, मनुष्य में सर्वाइकल फिस्टुला और मानव में शिशु में, ठीक है, मानव शिशु में पूंछ की उपस्थिति। देखो, ये एटाविज्म क्या है, इसके उदाहरण दे। एटाविज्म का मतलब होता है, तो एटाविज्म में कुछ गुण अकस्मात प्रकट हो जाते हैं। कुछ ऐसे जो गुण होते हैं जो अकस्मात यानी कि वो जल्दी से प्रकट हो जाते हैं। ठीक, कुछ गुण क्या होते हैं, अकस्मात यानी कि जल्दी से प्रकट हो जाते हैं, जो अपने नजदीकी पूर्वजों में गायब हो गए थे। जो क्या है कि अपने नजदीक, इनके जो नजदीक का पूर्वज है उस पूर्वज में क्या हो गए थे, ये गायब हो गए थे, परंतु कभी दूर के पूर्वजों में मौजूद रहे हों। लेकिन ये कभी क्या है, जो दूर के पूर्वज होते हैं उन दूर के पूर्वजों में ये मौजूद रहे हों। जैसे मनुष्य में गतिमान पिन्ना हो गया, मानव के अंदर जो गतिमान पिन्ना है ये इसका उदाहरण है। इसके साथ साथ मनुष्य में सर्वाइकल फिस्टुला जो है ये भी इसका उदाहरण है, और मानव शिशु में पूंछ की उपस्थिति, ठीक है, मानव शिशु में पूंछ की जो उपस्थिति है ये भी इसका क्या होते हैं, ये सभी उदाहरण होते हैं। अगला, समजात अंग क्या है भाई, समजात अंग क्या है, बताइए, समजात अंग क्या है।
देखो समजात अंग भी पूछे जाते, कभी कभी समजात अंग और असमजात अंग में अंतर भी पूछे जाते हैं। तो भाई कुछ बच्चों को होगा कि मैम ये 500 क्वेश्चन की पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, तो मैं आप सभी को बता दूं ये जो 500 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आप, अगर आपने अल्फा इंस्टीट्यूट पर ऐप को डाउनलोड किया है तो आप फ्री कोर्स में जाओगे, वहाँ पे क्लिक करोगे, क्लास 12 खुलेगा, उसमें आपको ये 500 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएंगे। और जिस बच्चे ने आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो बच्चे क्या करेंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी आप वहाँ पर रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद ये भी आप भी यही प्रोसेस करोगे और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें खुल जाएंगी। ठीक, इसके लिए कोई भी किसी प्रकार की फीस की डिमांड नहीं है। वापस से मैं बता देना चाहते हैं बेटा, ये जो बैच आपके लिए स्टार्ट की जा रही है उस बैच में आप तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो अगर चाहोगे तब। ठीक है, देखो मैं हमेशा कहती हूँ बोर्ड एग्जाम एक बार नहीं देना है, बार बार नहीं देना है। एक बार देखो आप दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इस बार ना देखो उस बार भी दे सकते हो, लेकिन वो जो आपका पहली बार में मन लगता है दोबारा में नहीं लगता, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि हम एक ही क्लास में 2 बार पढ़े, है ना। इच्छा होती भाई कि हम आगे आगे बढ़ते रहे, पीछे कोई जिंदगी में पीछे आने जाता है? आप अपनी लाइफ में पीछे आना चाहोगे, अपने लाइफ में आगे जाना चाहोगे, सोच लो। तो इसीलिए अब टाइम नहीं है, अब आपका सितंबर भी खत्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी को भूल जाना, जनवरी को बिल्कुल याद मत रखना। ये 3 मंथ आपके पास है बिल्कुल तैयारी करने के, ठीक है। ये 3 मंथ आपको बचे भाई, वो जो आपका जनवरी आ गया और जो आपके पेपर का समय आ गया उस समय को मत जोड़ना, क्योंकि वो समय को जब आप जोड़ोगे कि भाई अभी अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, हमारे पास 4 से 5 मंथ है, तो वो आपकी भूल है। तो उस भूल से आपको बाहर निकलने हैं। समजात अंग क्या है? तो समजात अंग वैसे अंगों को कहते हैं जो आधारभूत रचना में समान हो परंतु कार्य में भिन्न हो, ऐसे अंग, ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन अथवा एडाप्टिव डाइवर्जेंस को दर्शाता है। ठीक, समजात अंग वैसे अंग को कहते हैं जो आधारभूत रचना में समान हो परंतु कार्य में क्या हो, भिन्न हो। ठीक है, तो इसमें बहुत से नजदीकी समूह के जीव अपने वातावरण की जरूरत के अनुसार कार्य के हिसाब से बदलते चले गए और इस विकास के प्रक्रम की घटना को समजाति कहते हैं तथा ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं जैसे मेढक तथा आदमी के अग्रबाहु और कीटों का मुख भाग। जैसे क्या होगा, मेढक तथा आदमी की अग्रबाहु क्या है भाई, समजात अंग है, और कीटों का जो मुख भाग है वो भी क्या है, समजात अंग है। ठीक है, तो समजात अंग वैसे अंग हैं जो आधारभूत रचना में समान होते हैं परंतु कार्य में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो ऐसे अंग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन अथवा एडाप्टिव डिवर्जेंस को दर्शाता है और इसमें बहुत से नजदीकी समूह के जीव अपने वातावरण की जरूरत के अनुसार कार्य के हिसाब से बदलते चले गए और इस विकास के क्रम की घटना को समजाति कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये है भाई समजात अंग क्या है। ठीक है, समजात अंग क्या है। अगला, लिविंग फॉसिल का वर्णन करें। लिविंग फॉसिल का वर्णन करें कि लिविंग फॉसिल, यानी आप इसको लिविंग फॉसिल को हम कह सकते हैं जीवित जीवाश्म। हिंदी में क्या कहते हैं भाई, जीवित जीवाश्म। इस लिविंग फॉसिल को ही हिंदी में क्या बोला जाता है, जीवित जीवाश्म। तो जीवित जीवाश्म का वर्णन करें। तो जीवित जीवाश्म वैसे जीवित जीव हैं जिसके गुण अपने पूर्वजों की तरह ही होता है और इसकी आकारकी में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे का प्रमुख उदाहरण है पेरिपेप्ट समुदाय आर्थ्रोपोडा का जीव, लिमुलस जो आर्थ्रोपोडा समुदाय का जीव, लैटिमेरिया एक अस्थि युक्त मछली और स्फेनेडोन एक सरीसृप। तो जीवित जीवाश्म का मतलब होता है वैसे जीवित जीव जिसके गुण अपने पूर्वजों की तरह ही होता है और इसकी आकारकी में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके प्रमुख उदाहरण क्या है, पेरिपेप्ट समुदाय जो पेरिपेटस समुदाय के जो आर्थ्रोपोडा का जीव है, क्या है, पेरिपेटस समुदाय आर्थ्रोपोडा का जीव है, और लिमुलस जो आर्थ्रोपोडा समुदाय का जीव है, लैटिमेरिया एक अस्थि युक्त मछली है और स्फेनेडोन एक क्या है, सरीसृप है। ये सभी लिविंग फॉसिल हैं यानी जीवित जीवाश्म होते हैं। ठीक है, क्या है, लिविंग फॉसिल यानी कि जीवित जीवाश्म होते हैं। ठीक, चलो अगला, अनुकूली विकिरण की विवेचना डार्विन के फिंचेस के उदाहरण द्वारा करें। अनुकूली विकिरण की विवेचना, ये जो
अनुकूली, है ना, अनुकूली विकिरण की विवेचना डार्विन के फिंचेस के उदाहरण द्वारा करें। ये जो डार्विन का फिंचेस उदाहरण है, इस उदाहरण के द्वारा जो अनुकूली विकिरण है इसकी विवेचना कीजिए। तो डार्विन ने गैलपोगस, डार्विन ने गैलपोगस, ठीक है, गैलपैगोस द्वीप पर भ्रमण के दौरान एक विशेष प्रकार की काली छोटी चिड़िया को देखा और महसूस किया कि वहां विभिन्न प्रकार की फिंच पाई जाती है। देखो, अनुकूली विकिरण यानी इसकी विवेचना करना है कि जो अनुकूली विकिरण क्या होते हैं। देखो, अनुकूली विकिरण का मतलब क्या है। डार्विन जी ने, कौन थे ये जो डार्विन जी हैं, ठीक है, तो डार्विन ने गैलपैगोस, ठीक है, गैलपैगोस द्वीप पर, कौन से द्वीप पे भाई, द्वीप पर गैलपैगोस। तो गैलपैगोस जो था, ठीक है, गैलपैगोस जो द्वीप था उस पर क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, है ना। भ्रमण का मतलब भाई, भ्रमण का मतलब क्या होता है भाई, चल रहे थे, टहल रहे थे। तो जो डार्विन जी थे वो गैलपैगोस द्वीप था वहां पे भ्रमण कर रहे थे। अब वो जो भ्रमण कर रहे थे ना, टहल रहे थे, तो टहलने के दौरान वो विशेष प्रकार की काली छोटी चिड़िया को देखा। यानी एक विशेष प्रकार की क्या थी, काली थी, और काली रंग के साथ साथ क्या थी भाई, वो छोटी सी चिड़िया थी। एक विशेष प्रकार की क्या थी, काली और छोटी चिड़िया को देखा। और उन्होंने क्या किया भाई, महसूस किया वहां विभिन्न प्रकार की फिंच पाई हो गए, ठीक है, फिंच पाई जाती है। और इन्होंने देखा कि जो काली छोटी सी, जब वो भ्रमण के दौरान देखा कि भाई काली सी छोटी सी चिड़िया है और ये विशेष प्रकार की है, और वो क्या है, यहाँ पे विशेष प्रकार की फिंच पाई जाती थी। इनके चोंच विभिन्न भोज्य पदार्थों की उपलब्धता के हिसाब से परिवर्तित हो गए। अब इनकी जो चोंच थे, है ना, ये जो चोंच भाई, जो पक्षी होते हैं ना, जब आप कौवा देखोगे, कबूतर देखोगे, या छोटे जो भी गौरैया देखोगे, आप कोई भी पक्षी देखते हो तो इनमें चोंच होते हैं, और वो चोंच थोड़े से उनके निकिल होते हैं, डंकनुमा होते हैं ना। जब कौवे भाई हमें मारता है तो चोट लगती है कि नहीं, तो वो जो डंक मारता है अपने चोट से मारता है। तो कितने बच्चों को भाई कौवा सर पे डंक मारा है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको कौवा डंक मारा है। तो वो कैसे मारते भाई, डंक से, यानी ऐसा उनकी जो चोंच होती है उससे डंक मार देते हैं ना, हमें चोट लग जाती है, ठीक। तो इनके चोंच विभिन्न भोज्य पदार्थों की उपलब्धता के हिसाब से परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार के भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास को जो एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित हो जाते हैं, इन्हें अनुकूल विकिरण कहलाता है, अनुकूली विकिरण कहलाता है। यानी कि देखो, इनका मतलब क्या था, जब डार्विन जी क्या कर रहे थे, गैलपोगस द्वीप पर भ्रमण कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने क्या देखा, एक विशेष प्रकार की काली छोटी सी पक्षी थी, ठीक है, चिड़िया थी, और उन्होंने महसूस ये किया कि वहाँ विभिन्न प्रकार की फिंच पाई जाती हैं, और इसके चोंच विभिन्न भोज्य पदार्थों की उपलब्धता के हिसाब से परिवर्तित हो गए। और इनमें जो इनकी चोंच थी वो विभिन्न भोज्य पदार्थों की उपलब्धता के हिसाब से वो क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। और इस प्रकार का एक भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास को जो एक बिंदु से होकर नए भौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होते हैं, इसे ही अनुकूली विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अनुकूली विकिरण ये कहलाता है। तो ये है भाई आपके अनुकूल विकिरण, किसके अनुसार, डार्विन के फिंचेस के उदाहरण के द्वारा। अगला, अभिसारी विकासवाद को परिभाषित करें और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से क्या समझते हैं। अभिसारी विकासवाद को परिभाषित करें और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से क्या समझते हैं। अब आप बताइए कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से आप क्या समझते हैं। तो बेटा ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या लिखोगे, असमान जीवों के समूह में समान अनुकूली कार्यात्मक रचनाओं के विकसित होने को अनुकूली अभिसार कहते हैं। असमान जीवों के समूह में समान अनुकूली कार्यात्मक रचनाओं के विकसित होने को अनुकूली अभिसार कहते हैं, और इसे एडाप्टेटिव कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस भी कहते हैं। और प्लेसेंटल मैमल्स व ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यानी कि बेटा क्या बोलोगे, असमान जीवों के समूह अनुकूली कार्यात्मक रचनाओं के विकसित होने को अनुकूली अभिसार कहते हैं, और इसे एडाप्टेटिव, ठीक है, एडाप्टेटिव कन्वर्जेंस भी कहते हैं, और ये प्लेसेंटल
मैमल्स व ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके क्या है, ये जो उदाहरण है ये सभी जो हैं इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। क्या है, ये सभी इसके क्या हो जाते हैं भाई, प्रमुख एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो यही है, अभिसारी विकासवाद को परिभाषित करें और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से क्या समझते हैं। ठीक है, अगला क्या है भाई, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से आप क्या समझते हैं ना, वो जो वहां पे दे दिया 2 बार भाई मिक्स हो गया है, मिस्टेक हो गया। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से क्या समझते हैं, बताइए भाई, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से आप क्या समझते हैं। कोई बच्चा बताएगा कि जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या मतलब होता है। कोई बच्चा ऐसा है जो बताएगा कि मैम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का ये मतलब होता है बताओ, कोई ऐसा बच्चा है जो बताएगा। तो देखो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब हो गया कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से तात्पर्य है जो भिन्न प्रजातियों के समष्टि के बीच अंतः प्रजनन को रोकना या अपनी प्रजाति के गुणों को बनाए रखता है परंतु नई प्रजाति की उत्पत्ति को दर्शाता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहलाता है। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रीमेटिंग या प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन। ठीक है, प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन या पोस्टमैंटिंग या पोस्ट, ठीक है, जाइगोटिक आइसोलेशन। देखो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से आप क्या समझते हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या है। ये जो रिप्रोडक्टिव यानी जनन आइसोलेशन है से ये है कि जो भिन्न प्रजातियों की समष्टि, यानी जो भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं, यानी भिन्न भिन्न जातियों की जो समष्टि है। जैसे भाई हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ पे हमें गाय की जाति मिलती है ना, भैंस की जाति मिलती है, और उसके बाद कुत्ते की जाति, बिल्ली की जाति, पक्षियों की जाति, और भी विशेष प्रकार की ऐसे जीव हैं, सभी की हमें क्या मिलती है, जाति मिलती है। तो जातियों के समूह को हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से तात्पर्य है कि जो विभिन्न प्रजातियों की समष्टि के बीच अंतर प्रजनन को रोकना और यह अपनी प्रजाति के गुणों को बनाए रखता है परंतु नई प्रजाति की उत्पत्ति को दर्शाता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहलाता है। और ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रीमेटिंग या प्रीजेनेटिक आइसोलेशन, दूसरा है पोस्टमैटिंग और पोस्टजैटिक आइसोलेशन। तो ये इसके 2 प्रकार होते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के। ठीक है, अब आप सभी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है भाई, फाउंडर इफेक्ट क्या है। फाउंडर इफेक्ट क्या है, ये जो फाउंडर इफेक्ट है, हम फाउंडर इफेक्ट किसे कहते हैं। तो आप सभी बच्चे बताओ फाउंडर इफेक्ट क्या है, हम फाउंडर इफेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो फाउंडर इफेक्ट क्या है ये सभी बच्चे आप बताओगे, फाउंडर इफेक्ट हम किसे कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं भाई कि जो फाउंडर इफेक्ट है ये मानव जनसंख्या के लिए प्रमुख उदाहरण है। अभी ये आप करके आओगे, किसके लिए है, ये जो मानव जनसंख्या के लिए, मानव जनसंख्या के लिए प्रमुख उदाहरण है। ठीक, अब इतना से आप समझ जाना और आप ये लिख के आना कि फाउंडर इफेक्ट क्या है, यानी कि जो फाउंडर इफेक्ट हम किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक अनुकूलन पर नोट लिखे। आनुवंशिक अनुकूलन, जेनेटिक एडाप्टेशन, जेनेटिक एडाप्टेशन, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आप ईमानदारी से करना। ये नहीं कि हाँ मैम थोड़ी ना चेक करने आ रही है, मैम होमवर्क दे रही है तो मैम थोड़ी ना चेक करने आ रही है किसने बच्चे ने किया या कितने नहीं किया। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि फाउंडर इफेक्ट क्या है, दूसरा है आनुवंशिक अनुकूलन पर नोट लिखिए, यानी जो आनुवंशिक अनुकूलन है ये आनुवंशिक अनुकूलन हम किसे कहते हैं। ठीक है, अगला हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत है, इस हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत से भी आप क्या समझते हैं। तो ये आप क्या समझते हैं हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत से, ये भी आप बताओगे। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है कि आप बताओगे कि हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत क्या है और ये हार्डी वेनबर्ग से आप सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ठीक, इसके बाद क्या आता है, रामाफिथिक्स एवं ड्रायोफिथिक्स में अंतर बताएं। ये जो रामाफिथिक्स है
और ये जो ड्रायोफिथिक्स है, ये रामाफिथिक्स और डायोफिथिक्स में अंतर क्या है, ठीक है, ये आपको अंतर बताने हैं कि रामाफिथिक्स एवं ड्रायोफिथिक्स में अंतर क्या है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं भाई कि जो रामाफिथिक्स है और ड्रायोफिथिक्स है, ये मानव आदि आधुनिक मानव का क्या है भाई, जीवाश्म है, ठीक है, क्या है, आदि मानव के जीवाश्म की प्रारंभिक अवस्था है, ठीक। ये रामाफिथिक्स एवं ड्रायोफिथिक्स क्या लिख सकते हो कि रामाफिथिक्स एवं ड्रायोपिथिक्स ड्रायोपिथिक्स आदि मानव का जीवाश्म है, क्या है भाई, जीवाश्म है। तो ये आपको पूरे लिख के आना है कि रामाफिथिक्स और ड्रायोफिथिक्स क्या है, और रामाफिथिक्स हम किसे कहते हैं और ड्रायोफिथिक्स में अंतर क्या होते हैं। ये आप बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वापस से मैं लास्ट में एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ भाई, जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी बिल्कुल नहीं की है, एकदम जीरो है, लग रहा है भाई बोर्ड एग्जाम पास आ गया है, अब हम कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें, समझ में नहीं भी कुछ आ रहा है, तो उन सभी बच्चों को मैं बता देना चाहती हूँ भाई, जो बच्चे स्टार्टिंग में आए हैं, ठीक है, जो बच्चे लेट जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, तो उन सभी बच्चों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे भाई वरदान 3.0 बैच स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, और ये बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हफ्ते के अंदर, है ना, हफ्ते से भी कम समय है। तो आप अंतिम मौका भाई छोड़ना मत, है ना, होता ना भाई, अंतिम मौका लगा लो, तो बोर्ड एग्जाम का ये आपका अंतिम मौका है, और इस अंतिम मौके को छोड़ना नहीं आपने। और इसमें आपका भाई लक्ष्य है 90+, ठीक है, ये क्रैश कोर्स है भाई, और इसमें आपके क्या है, वन शॉर्ट रिवीजन विथ माइंड मैप है, डेली लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस, क्लास नोट PDF, ऑनलाइन वीकली टेस्ट और स्टडी मटेरियल। और इन सभी बच्चों को पता होगा जो शिखर बैच 1 में और शिखर 2.0 में वो बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनकी ऐसे ही डेली क्लासेस चलती है कि डेली लाइव डाउट क्लासेस चलती है, डेली लाइव क्लासेस और क्लास नोट PDF, यानी जो आज आपने क्लास में पढ़ा उसको 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उसके साथ साथ आपको बुकलेट यानी स्टडी मटेरियल बुकलेट भी और वीकली टेस्ट भी यानी कि टेस्ट भी आपसे करवाए जाते हैं। तो ये उन बच्चों को जरूर पता होगा जो बच्चे डेली एप्लीकेशन पे क्लास करते हैं। साथ साथ कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के पेपर और सभी विषय पढ़ाया जाएगा, यानी हिंदी हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, मैथ है, आपके जितने भी 12th में सिलेबस हैं सभी सिलेबस पढ़ाए जाएंगे। और ये आपके सर मैम हैं जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जो आपके सर मैम है आपको पढ़ाएंगे। जैसे ये मैम हो गई भाई, ये कौन पढ़ाएंगी, आपको हिंदी पढ़ाएंगी, ये तो आप मुझे पहचान ही रहे हो, ठीक है। ये आपको भाई फिजिक्स के सर हैं, ठीक, ये भी, ठीक है, ये दोनों मैथ के सर हो गए, ठीक है, इधर भी केमिस्ट्री के सर हो गए, ठीक है, ये मैम केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, ये इंग्लिश पढ़ाएंगी, और ये आप इस मैम को जानते हो कि क्या पढ़ाती है भाई, बायो पढ़ाती है। तो यहाँ पे आपके सभी सब्जेक्ट के 2 टीचर हैं भाई, और ये आपके पास एकदम अंतिम मौका है। और वरदान 3.0 बैच में जुड़ के आप अब सपना साकार होगा, यानी कि अगर आप जुड़ के अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो आपका भी सपना साकार होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। ये आपके हाथों में है कि आप कितनी मेहनत करते हो और कितने अच्छे नंबर से पास होके कितना अच्छा नंबर लाते हो, ठीक, समझ आ गई बात। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, और इसके पीछे की जितनी भी ये 500 महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लासेस चल रही है वो आप क्लासेस डेली करना स्टार्ट कर दो, अब टाइम नहीं है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, ठीक।